डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजीसी एंटी नेट साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के पार्ट 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम के ऊपर है। ज्ञान रूपावली के जो पहलू है और ज्ञान रूपावली क्या है, नॉलेज पैराडाइम क्या है, इसके ऊपर है। जो कि वेस्टर्न पैराडाइम्स क्या है और जो ईस्टर्न विचारधाराएं हैं पैराडाइम को लेके वह क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। जैसा कि हम लेक्चर फर्स्ट और 2 अपलोड कर चुके हैं इस यूनिट फर्स्ट का। इसमें हमने ईस्टर्न थॉट्स की बात की थी, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में सॉल्व से रिलेटेड, और वेस्टर्न थॉट्स की बात की थी, और साइकोलॉजी का जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ इसके ऊपर बात की थी। एक शॉर्ट हिस्ट्री की बात की थी, जो कि आपने यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखा होगा। उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, और उन पैराग्राफ्स में पहले और दूसरे पैराग्राफ को हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग पार्ट के रूप में, 1 और 2 के रूप में। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पैराग्राफ, जो फाइनल पैराग्राफ है यूनिट फर्स्ट का सिलेबस का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो पैराडाइम के ऊपर। चलिए देखते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम के नाम से हमने इसको यहाँ पर लिखा है, ज्ञान रूपावली के पहलू, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एजेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम। नॉलेज पैराडाइम के एजेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं? ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और मेथडोलॉजी है। ठीक, तो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि जहाँ पैराडाइम वर्ड को आप रिसर्च करोगे, अध्ययन करोगे, तो आप उसके ढेरों अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इसको स्टडी करने के, जो साइकोलॉजी में रिलेवेंट है, और जो रिसर्च के व्यू पॉइंट से जो यहाँ अर्थ निकल के आता है, जो हमसे संबंध रखता है, रिसर्च से संबंध रखता है, नॉलेज पैराडाइम के रूप में उसको अध्ययन किया जा सकता है। तो पैराडाइम है, एक व्यू पॉइंट है हमारा, एक नज़रिया है, प्रॉब्लम से लेके उसके सॉल्यूशन तक उससे जुड़ा है, और एक कल्चरल बेस्ड होता है पैराडाइम। तो ठीक है, तो इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जहाँ रिसर्च पैराडाइम की बात आती है तो एक सीधे सीधे एक नजरिया है। जहाँ रिसर्च है तो रिसर्च क्या, रिसर्च है सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान के एक सर्च है, सिस्टमेटिक सर्च है, सत्य के बारे में सिस्टमेटिक सर्च है। तो उस सर्च को करने में जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग एस्टेब्लिश्ड जो हमारे व्यूज हैं, उसको पैराडाइम कहते हैं, ज्ञान को खोजने के अर्थ में, जिसके 3 एलिमेंट से मिलके बनता है, ऑन्टोलॉजी से, एपिस्टेमोलॉजी से और मेथडोलॉजी से। तो इनका क्या अर्थ है उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ कि पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। वेस्टर्न साइकोलॉजी की पैराडाइम है और क्या है, जैसा कि हमने सुना भी होगा बार बार इसको, पॉजिटिविज्म की बात है, एम्पेरिसिज्म इसको कहते हैं, तथ्यवाद या प्रत्यक्षवाद इसको कहते हैं। कि जैसा कि हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस भी किया था, लॉजिकल एम्पेरिसिज्म करके कॉन्सेप्ट था, तो उसी से मिलता जुलता है पॉजिटिविज्म का। फिर उसके बाद आ जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म का। इसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी क्या है, कोऑपरेटिव इंक्वायरी क्या है, तो पैराडाइमेटिक कंट्रोवर्सीज क्या है, ऐसे विवाद क्या है, पैराडाइम से लेके है आपस में जो अलग अलग पैराडाइम होंगे, अलग अलग क्लैश भी होता है उनसे जुड़ा हो, तो क्या है उसको भी एक नज़र डालेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज, तो जो नॉलेज है उसमें इंडियन पैराडाइम कौन से, तो ज्ञान को खोजने में, उसमें सत्य को खोजने के क्षेत्र में या साइकोलॉजिकल नॉलेज को खोजने के क्षेत्र में, जो इंडियन पैराडाइम है उसमें योग, भगवत गीता, बुद्धिज्म है, सूफिज्म है, इंटीग्रल योगा है, उसकी बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। जैसा कि हम और तो इन कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, तो योगा इस इन सब में नया है, तो इसकी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करेंगे। इसमें अविद्या क्या है और विद्या क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और प्राइमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन साइकोलॉजी एंड इंडिया, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में सेल्फ नॉलेज की, आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है और किस अर्थ में इसको पढ़ा जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर जो होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो नॉलेज पैराडाइम
एजेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम, ज्ञान रूपावली के अनिवार्य पहलू। ए मॉडल, तो पैराडाइम क्या है पहले इसको जानो, क्योंकि जो पूरा ही जो ये फाइनल उसका पैराग्राफ है यूनिट फर्स्ट का, वो एक ही वर्ड के ऊपर टिका है, पैराडाइम के रूपावली, ज्ञान रूपावली उसको जो भी कहें। तो एक मॉडल है, उसको शाब्दिक अर्थ में या एक लेमैन अर्थ में उसको एक मॉडल ऑफ समथिंग और वेरी क्लियर एंड टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एक मॉडल है, ठीक, एक मॉडल है या क्लियर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग है। जैसे उदाहरण के तौर पर सम ऑफ दीज एजुकेटर्स आर होपिंग टू प्रोड्यूस अ चेंज इन करंट कल्चरल पैराडाइम। ये टीचर्स जो हैं कल्चरल पैराडाइम को चेंज करने की कोशिश कर, एक सामान्य अर्थ में, कल्चर के अर्थ में इसको इस रूप में कहा। कल्चरल अर्थ में कैसे, कल्चरल मॉडल है, कल्चरल कोई एग्जाम्पल है, उसको चेंज करने की बात है। जिससे पैराडाइम शिफ्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी उसी से जुड़ा है। हमारा जो नजरिया होता है किसी विशिष्ट बात को लेके, उसको पैराडाइम कहा जाता है सामान्य अर्थ में। इसको इसका सिनोनिम शब्द मॉडल भी है, ठीक है। ये तो एक सामान्य अर्थ है, लेकिन जहाँ रिसर्च के अर्थ की बात आती है, नॉलेज के डेवलपमेंट के अर्थ की बात आती है, सत्य को खोजने के अर्थ की बात आती है, वहाँ पैराडाइम का अर्थ थोड़ा वैज्ञानिक, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो ऐसा मॉडल है या ऐसा तरीका है जो प्रॉब्लम से लेके उसके सॉल्यूशन तक होता है, ठीक। एक नज़रिया होता है, उससे प्रॉब्लम से लेके उसके सॉल्यूशन तक का, और कल्चरल बेस्ड होता है, कल्चर पर बेस्ड होता है, ठीक है। और वो तीन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी से, ठीक है। जो पैराडाइम है indicate a pattern or model or typical example include cultural themes, world views, ideology and mindset, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं, तो कल्चरल थीम्स होती हैं इसमें, ठीक। पैटर्न है, मॉडल है किसी चीज, और वर्ड व्यूज को लेके होता है, आइडियोलॉजीज और माइंडसेट इसमें होते हैं। तो ओरिजिन की यहाँ बात है इसके पैराडाइम कॉन्सेप्ट की, तो यह ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, जैसे कि एज यूजुअल और भी ढेर सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। पैराडिग्मा शब्द से लिया गया है, जिसमें पैरा का मतलब बी साइड से है, और डिग्मा जो शब्द है या नुआई को उसको टू सौ से है, ठीक है। तो देखना एक नजरिया से ही संबंध रखता है उसका, बी साइड टू सौ, एक तरीके से एक दृष्टिकोण से किसी बात को देखना समझना, उसको पैराडाइम ही कहा गया। यहाँ पर इस अर्थ में इसको इस रूप में कहा गया है, ओरिजिन के अर्थ में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लेमैन बात कर ली और पैराडाइम के डेफिनेशंस की बात कर ली। पैराडाइम को लेके एक बैबी विद्वान है, उन्होंने कहा कि पैराडाइम आर जनरल फ्रेमवर्क और व्यूज पॉइंट, लिटरली पॉइंट्स फ्रॉम विच टू व्यू, they provide ways of looking at life and are grounded in a set of assumptions about nature of life। तो जीवन में देखना और जीवन की जो प्रकृति है उसके रूप में देखता है, तो पैराडाइम कहते हैं उसको। ये देखने का तरीका है, नजरिया है, उसको पैराडाइम कहा है मानो। और फिलोसॉफिकल and a theoretical framework of a scientific school or discipline within which theories, laws and generalizations and the experiments performed in support of them are formulated। The Freudian paradigm of psychoanalysis, broadly a philosophical and theoretical framework of any kind, or in science and philosophy, a paradigm is a distinct set of concepts or thoughts, patterns, including theories, research methods, postulates, and standards for what constitutes legitimate contribution to a field। तो पैराडाइम क्या है, is a distinct set of concept or थॉट पैटर्न्स, एक डिस्टिंक्ट, एक अलग तरीके का क्या है, कंसेप्ट है या थॉट पैटर्न है, इंक्लूडिंग थ्योरीज है, रिसर्च मेथड है, पॉस्टुलेट्स हैं एंड स्टैंडर्ड्स है, जो क्या है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और लेजिटिमेट कंट्रीब्यूशन टू इट। उस कंट्रीब्यूशन में नए होते हैं, थ्योरीज होती हैं, रिसर्च मेथड्स होते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ को डेवलप करते हैं, थॉट को या थॉट पैटर्न्स को डेवलप करते हैं, पैराडाइम कहे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इसको डेफिनेशन जो है और भी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, जो कौन विद्वान थे जो मोस्ट सुटेबल रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड जो यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास है उसकी बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक अचीवमेंट्स दैट फॉर ए टाइम प्रोवाइड मॉडल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन फॉर ए कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स, ठीक है।
तो यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक अचीवमेंट, ऐसे साइंटिफिक अचीवमेंट है पैराडाइम जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हो, सबको इसको स्वीकार करे एक समय के लिए, ठीक है। और प्रोवाइड मॉडल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें एक कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स, जो उसी ढंग के व्यू पॉइंट रखने वाले रिसर्चर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन प्रदान करती हैं, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ऐसे व्यू पॉइंट्स, ऐसे साइंटिफिक अचीवमेंट्स पैराडाइम कहे जाते हैं, ऐसा कौन का कहना है। और इनकी ही बातों से जो कुछ पॉइंट निकल के आते हैं उनकी बात करते हैं। व्हाट इज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड, क्या देखा जाना है और क्या स्क्रूटनाइज होना है, यह इसकी एक बात होती है, ठीक, इसके अंदर सम्मिलित है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सपोज्ड टू बी आस्क्ड एंड प्रोब्ड फॉर आंसर्स इन रिलेशन टू दिस सब्जेक्ट, यह इससे एक जुड़ी बात है। और हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी स्ट्रक्चर्ड, यह क्वेश्चन किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है, जो भी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और हाउ द रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी इंटरप्रेटेड, तो ये सारी बातें जो ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी से, वह क्या है, कैसे करना है, ठीक, और क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए, तीनों बातें इसमें होती है। पैराडाइम में किसी भी ज्ञान को खोजने में, उसको तलाशने में, उसको एस्टेब्लिश करने में, सिद्धांत बनाने में, ठीक है। तो उसके तीन जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो हाउ द रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी इंटरप्रेटेड, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट होगा, एपिस्टेमोलॉजी से जुड़ी बात है। हाउ इज एन एक्सपेरिमेंट टू बी कंडक्टेड, मैथडोलॉजी से जुड़ी बात है। एंड व्हाट इक्विपमेंट इज अवेलेबल टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, ठीक, ये मैथडोलॉजी से क्या है, कैसे और क्या मैथडोलॉजी लगानी। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मैथडोलॉजी तीन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पैराडाइम को डेवलप होने में, किसी भी पैराडाइम के अंदर छुपे होते हैं। तो साइंटिफिक पैराडाइम उसको कह सकते हैं, रिसर्च पैराडाइम उसको तब कहा जा सकता है। सामान्य भाषा में पैराडाइम एक मॉडल हो सकता है या एक व्यू पॉइंट उसको हम कह सकते हैं, लेकिन जहाँ रिसर्च की बात आएगी तो उसमें तीन बातें, तीन एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथडोलॉजी, ठीक। तो तीन चीज़ों से मिलकर पैराडाइम बनता है। इसमें एक ऑन्टोलॉजी है, ठीक, और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी है, और तीसरा मेथडोलॉजी, ठीक। तो इन तीन चीज़ों से मिलके पैराडाइम का निर्माण होता है। अब तो बात करें अकॉर्डिंग टू सेल्मर्स, सेल्मर्स एक विद्वान है, कहते हैं कि ऑन्टोलॉजी के पैराडाइम से रिलेटेड यहाँ कॉन्सेप्ट है, इनको मैंने यहाँ स्ट्रक्चर किया हुआ। तो ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग और देयर बीइंग, व्हाट इज रियलिटी। ऑन्टोलॉजी क्या है, रियलिटी क्या है, स्टडी ऑफ बीइंग और देयर बीइंग, होने की या क्या है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करता है ऑन्टोलॉजी, उस पैराडाइम में निहित होता है। और एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, बाय हाउ वी नो, कैसे जानते हैं, कैसे कह सकते हैं इस बात को, ठीक। And the logic, what the logic is? Logic is the study of valid reasoning, how we reason, कैसे तर्क करते हैं वे। और एथिक्स, नीति शास्त्र, नीतियां भी उसमें होती हैं। एथिक्स द स्टडी ऑफ राइट और रॉन्ग, हाउ वी शुड एक्ट कैसे करना है। समाज है तो एथिक्स भी है, ठीक है। और फिनोमेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ वी एक्सपीरियंस, कैसे एक्सपीरियंस करता है, फिनोमेनोलॉजी, ठीक। तो यह तो एक पैराडाइम का एक एज ए वर्ड, एज ए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लोरेशन था। और सामान्य अर्थ में क्या पैराडाइम है और साइंटिफिक या रिसर्च के अर्थ में पैराडाइम का क्या मीनिंग है। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द रिसर्च पैराडाइम, पैराडाइम रिसर्च पैराडाइम क्या है। तो गुबा एक विद्वान जिनकी डेफिनेशन रिसर्च पैराडाइम को लेके है, जो मान्य परिभाषा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस से भी जुड़ा है, साइकोलॉजी से भी जुड़ा, सोशल बिहेवियरल साइंसेज में जो रिसर्च पैराडाइम कॉन्सेप्ट उससे जुड़ा है, और सारे सब्जेक्ट में रिसर्च पैराडाइम की यहाँ बात आएगी उससे जुड़ा है। तो थ्री बेसिक क्वेश्चंस, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस, व्हाट इज रियलिटी, सीधे सीधा पता। ऑन्टोलॉजिकल मीन्स व्हाट इज रियलिटी, ऑन्टोलॉजिकल व्हाट इज द नेचर ऑफ
द नोएबल और व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी। भाई सत्य की या रियलिटी का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ नोएबल, जो हमने जानना है, जो हमने रिसर्च करना है, जो हमने अध्ययन करना है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। ये ऑन्टोलॉजिकल एलिमेंट होता है पैराडाइम का, या ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन उसको कहते हैं। अब एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, हाउ डू यू नो समथिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नोअर एंड नोएबल, जानने वाले और ज्ञान के बीच में क्या संबंध है, उनकी नेचर का, उनकी प्रकृति का क्या संबंध है, या आप कैसे जानते हैं, आपने कैसे जाना। या नोअर एंड द नोन नोएबल, व्हाट इज द रिलेशनशिप, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नोअर एंड नोएबल। और उसके बाद आता है मैथडोलॉजिकल क्वेश्चन, प्रणाली विज्ञान संबंधित क्वेश्चंस क्या, हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग इट आउट, आप कैसे उसको खोजेंगे, अपनी बात कैसे प्रूव करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, वो मैथडोलॉजी है। कहीं इंटरव्यूज में भी आप जाएं, कल के दिन असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथडोलॉजी एंड मेथड, मेथडोलॉजी और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेथडोलॉजी सीधे सीधे एक रिसर्च पैराडाइम का एलिमेंट है, जो एक ब्रॉड और वास्ट एरिया है, प्रणाली विज्ञान से संबंध रखता है, कि एक रिसर्च का इंक्वायरी आप कैसे करते हैं, उस नॉलेज को फाइंडिंग का पूरा एक तरीका है मेथडोलॉजी। और मेथड उसमें निहित एक मेथड है, एक विधि है। मेथडोलॉजी और मेथड का एक पूरा ही डिफरेंस होता है। तो इसको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, असिस्टेंट प्रोफेसर की है इंटरव्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताना जरूरी समझा। तो मेथडोलॉजिकल, हाउ शुड द इंक्वायरर गो अबाउट फाइंडिंग, हाउ शुड द इंक्वायरर गो अबाउट फाइंडिंग आउट नॉलेज, वो कैसे जाएंगे, कैसे नॉलेज को फाइंड करेंगे, कैसे अजानसंस या कैसी जो बातें हैं ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल, उसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे उसको सिद्ध करेंगे, ये मेथडोलॉजी से जुड़ी हुई बात है। तो आगे बढ़ते हैं, द थ्री एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम। तो इसमें एक उदाहरण से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो नाइट और टर्नबुल, रिसर्चर नीड्स टू हैव ए क्लियर ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस फॉर देयर रिसर्च। रिसर्चर्स रिसर्च करने के अर्थ में, पैराडाइम की बात कहें तो रिसर्च करने के अर्थ में उनके पास एक क्लियर ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल एक बात होनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंड फुली द नॉलेज इन देयर फील्ड ऑफ स्टडी एंड हाउ इट इज एक्वायर्ड। द एग्जाम्पल हाईलाइट द लिंक बिटवीन ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथडोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी कैसे लिंक है, किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी पैराडाइम को डेवलप होने में इन तीन बातों को आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, उसको लेके ये उदाहरण है। उसके बाद ऑन्टोलॉजी ऑब्जेक्टिव, देयर इज ए सिंगल रियलिटी, कि ऑब्जेक्टिव क्या भाई, कि देयर इज ए सिंगल रियलिटी, यहाँ रियलिटी है तो स्काई इज ए स्पेसिफिक, आसमान एक स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, ठीक। और एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है, एपिस्टेमोलॉजी कहता है रियलिटी कैन बी मीजर्ड, रियलिटी मेजर हो सकता है भाई, the color of sky can be identified and named on a color chart। ऑन्टोलॉजी ने कहा तो भाई क्या है, एक स्पेसिफिक है, स्काई स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या कहती है कि जो स्काई का कलर है वो आइडेंटिफाई हो सकता है, नेम्ड हो सकता है, किसी भी कलर चार्ट पर बेस्ड हो सकता है। और मेथडोलॉजी क्या कहती है कि सर्वे बेस्ड रिसर्च, इसका क्या होगा, सर्वे बेस्ड रिसर्च होगा, सर्वे किया जाएगा लोगों में, ठीक है, उस बात को प्रूफ करने के लिए। तो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी का आपस में इस तरीके से संबंध है। तो इस उदाहरण को आप इस माध्यम से भी समझ सकते हैं। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च में पैराडाइम का क्या रोल होता है, क्या कैसे उसको समझ सकते हैं, उसको लेके उदाहरण था। तो हाउ ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए पैराडाइम ऑफ आवर रिसर्च स्टडी। हमारे रिसर्च स्टडी में कैसे लिंक्ड है, कैसे एक पैराडाइम के फॉर्म होने में उसकी महत्ता है, इसकी बात करेंगे। ऑन्टोलॉजी सत्ता मीमांसा है, सत्ता शब्द से ही हम समझ सकते हैं सत्ता होना, एग्जिस्टेंस का होना,
क्या है, कोई चीज है तो क्या है, कैसे है भाई, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड उसकी बात। ontology डिफाइंड एज द कंसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड इन द ब्रॉडर सेंस इज कंसर्न व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके सत्ता को लेके, उसके एग्जिस्टेंस को लेके, उसकी रियलिटी को लेके कॉन्सेप्ट होता है, उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। रिसर्च और ऑन्टोलॉजिकल पोजिशन कैन बी ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। तो ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा शब्द की जहाँ बात आती है तो यह क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, कंसेप्शन ऑफ रियलिटी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसको एक सेंटेंस में अगर याद करें, एक ऑल्टरनेटिव वर्ड के रूप में याद करें तो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस या सत्ता, तो सत्ता मीमांसा, सत्ता का अध्ययन या सत्ता की मीमांसा, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस उससे जुड़ा है। ठीक। और जो आगे बात करें कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान मीमांसा जिसको कहते हैं, सत्ता मीमांसा हुआ ज्ञान की मीमांसा। तो एपिस्टेमोलॉजी इज कंसर्न विद एज्यूम्शन अबाउट ह्यूमन नॉलेज, पर्टिकुलरली एक्सेप्टेबल नॉलेज इन ए डिसिप्लिन, ऐसा नॉलेज, एक्सेप्टेबल नॉलेज उस डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ। ज्ञान की मीमांसा, सत्ता की मीमांसा शब्द में, रियलिटी में उसके एग्जिस्टेंस को होने के लिए, उसके रियलिटी को लेके जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो मीमांसा होती है वो ऑन्टोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी है ज्ञान की मीमांसा, और उसके जुड़े हुए क्या एज्यूम्शंस हैं, व्हाट इज एक्सेप्टेबल नॉलेज इन ए डिसिप्लिन, संबंध में क्या एक्सेप्टेबल है, इसकी मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। दीज assumptions shape how we understand our research question. The methods that we will use to investigate the research question, collect data, analyze and interpret data. In other words, the specification of the ontological instance is a prerequisite for the choice of epistemological standpoint, which in turn shapes the research methodology it is going to be adopted. सत्ता मीमांसा उसका, ज्ञान मीमांसा ज्यादा प्रणाली विज्ञान, methodology. An important feature in a research project is to have a clear methodological position for your study. तो methodology है एक इम्पोर्टेंट फीचर है रिसर्च प्रोजेक्ट में, रिसर्च कंडक्ट करने में, कि मेथडोलॉजिकल, क्लियर मेथडोलॉजिकल पोजीशन होना चाहिए रिसर्च में। वह मेथडोलॉजी यानी प्रणाली विज्ञान कहा जाता है। बस उसके सत्ता को संबंधित एक क्लियर कट व्यू हो, क्लियर कट बात हो, उसमें ज्ञान से संबंधित, उसमें एक्सेप्टेबल नॉलेजेबल डिसिप्लिन उसके पीछे हो, और उसके पीछे एक क्लियर मेथडोलॉजिकल पोजीशन हो उस स्टडी का। तो उसको कहेंगे कि भाई पैराडाइम को डेवलप होने में ये तीन तत्वों की उपलब्धता है। This means identify what approach the research will take. Many researchers have defined the term methodology. Defined methodology is a system of methods and rules to facilitate the collection analysis of data. और मेथडोलॉजी और मेथड जैसे मैंने बात की थी अभी कि मेथडोलॉजी और मेथड अलग अलग टर्म है, उसमें उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। रिसर्च मेथड आर द टेक्निक्स दैट अप्लाई द मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के ही टेक्निक्स हैं, रिसर्च मेथड उनको कहा जाता है। आर सच methods is simply a technique for a data collection involving specific instruments such as a self-collected questionnaire, documentary, archives, structured interview schedule, or participants' observation where the researcher listens to the watches others. Listen to and watches others. इसमें मेथड है, ऐसा कहना चाह रहे हैं रिसर्चर मेथड। रिसर्च मेथड answers how questions on data collection and analysis. रिसर्च मेथड हाउ क्वेश्चंस को एनालाइज करता है, डेटा कलेक्शन में हो चाहे इंटरप्रिटेशन में हो, सारी बातें। इन अदर वर्ड्स, how could the research problem be investigated and how will the data information collected be analyzed। ठीक है, तो यह तो एक कंसेप्ट उसको समझने की बात थी पैराडाइम के, नॉलेज पैराडाइम की, ज्ञान रूपावली की, जिसमें तीन बातें थी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी, सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और प्रणाली विज्ञान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो
पैराडाइम्स हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज की, उनकी बात करते हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिविज्म का, प्रत्यक्षवाद का। तो प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि इस यूनिट के ही है, लॉजिकल एम्पेरिसिज्म की बात है, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कि एम्पेरिसिज्म मतलब पॉजिटिविज्म, यहाँ पर पॉजिटिविटी कोई ऐसे धनात्मकता को लेके नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिविज्म का यहाँ पर मतलब है एम्पेरिसिज्म, तथ्यवाद से, प्रत्यक्षवाद से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष है जो लॉजिकल है उसको मानने, उसको स्वीकार करने की बात है। इस नॉलेज के पैराडाइम में यह बात कोर है इस बात का। एम्पेरिसिज्म का प्रत्यक्ष होना, ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के रूप में एक्सेप्टेबल है, ऐसा इस प्रणाली विज्ञान से का, इस ज्ञान रूपावली का, इस नॉलेज पैराडाइम का मानना है। और इसको पॉजिटिविज्म का है, तो पॉजिटिविज्म इज फिलोसफिकल थ्योरी दैट होल्ड्स दैट ऑल जेन्युइन नॉलेज इज ईदर पॉजिटिव, a posteriori and exclusively derived from experience of natural phenomena and their properties and relations, or true by definition, that is analytical and tautological. Thus, information derived from sensory experience as interpreted through reason and logic forms the exclusive source of all certain knowledge. तो ये कहते हैं कि भाई जो बात सेंसरी एक्सपीरियंस से आएगी, लॉजिकल एक्सपीरियंस से आएगी, जो बात प्रत्यक्ष होगी, एम्पेरिकल होगी, वह एक सर्टेन नॉलेज के डेवलपमेंट में कारगर होती है, हेल्पफुल होती है। जो पॉजिटिविज्म का मानना है, प्रत्यक्षवाद का मानना है। जैसे कि हम हिंदी जानते हैं, प्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, जो हमारे इंद्रियों के क्षेत्र में है, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो विज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे मूलभूत ये पैराडाइम प्रत्यक्षवाद। विज्ञान वो विज्ञान नहीं जो एम्पेरिकल है, विज्ञान का सार ही एम्पेरिसिज्म है, पॉजिटिविज्म ही है, सबसे कोर बात यही है। तो वेरीफाइड डेटा पॉजिटिव हैज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस आर नोन एज एम्पेरिकल, दस पॉजिटिविज्म बेस्ड ऑन एम्पेरिसिज्म। तो भाई कि जो वेरीफाइड डेटा है, पॉजिटिव फैक्ट्स है, वो किससे रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस से रिसीव होते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस के रूप में ही वो जाने जाते हैं। तो पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिव एम्पेरिसिज्म, प्रत्यक्षवाद है, मतलब एम्पेरिसिज्म मतलब इंद्रिय अनुभूति ज्ञान जो है वही। तो इससे जुड़ी हुई बात है यहाँ पर इसी संबंध में लिखा गया है। और जो हिंदी में इसको देखें तो बीज रूप में तथ्यवाद, इसको तथ्यवाद भी कहते हैं। पॉजिटिव कुछ प्राचीन विचारकों की शिक्षा में विद्यमान था, परंतु इसे दर्शन शाखा का पद देने का श्रेय ऑगस्ट कांट साहब को इसका श्रेय जाता है, पॉजिटिविज्म को एक शाखा का रूप देने में। तो ऑगस्ट कांट साहब को एक दर्शन शाखा का पद देने का श्रेय, दर्शन की शाखा के रूप में इसको यूज करने का श्रेय ऑगस्ट कांट को ही जाता है, पॉजिटिविज्म को, तथ्यवाद। तो कांट के सिद्धांत में मौलिक स्थान मानसिक विकास के उस नियम का है जिसे उसने ऐतिहासिक रूप में ज्ञान की सभी शाखाओं पर लागू किया। यह मानसिक विकास की 3 मंजिलों या अवस्थाओं या लॉ ऑफ 3 स्टेजेज है। क्या पॉजिटिविज्म तथ्यवाद क्या है? मानसिक विकास के 3 अवस्थाओं का नियम या लॉ ऑफ 3 स्टेजेज है। मानव बुद्धि की एक बनावट होती है, बनावट ही ऐसी कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने विकास में 3 अवस्थाओं से गुजरने पर विवश होती है। किसमें? दैविक या कल्पित अवस्था, फिर दूसरा दार्शनिक या अमूर्त अवस्था, तीसरा वैज्ञानिक या तथ्य अवस्था, थियोरटिकल है, फिक्टिशियस जिसको कहा है, और दूसरा मेटाफिजिकल और ऑब्स्ट्रैक्ट, और लास्ट साइंटिफिक और पॉजिटिव। तो ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। पहली अवस्था में मनुष्य निसर्ग की घटनाओं को किसी चेतन के संकल्पों के रूप में देखता है। दूसरी अवस्था में इन संकल्पों में से चेतना निकाल दी जाती है और देवों का स्थान अचेतन प्रक्रिया ले लेती है। तीसरी अवस्था में, जिसमें मानव जाति अभी प्रविष्ट हुई है, बुद्धि इसी पर संतोष करती है कि घटनाओं को एकत्रित करें और हमें उनमें सहभाव का या क्रम के संबंध को देखें। धर्म और दर्शन ने अपने काल में बुद्धि के विकास में अमूल्य सहायता दी, परंतु अब उनका समय समाप्त हो चुका है।
और उनके अध्ययन का मूल्य ऐतिहासिक ही है, अब विज्ञान का युग। तो पॉजिटिविज्म की जहाँ बात है तो ऑगस्ट कांट का नाम इनसे जुड़ा है, दर्शन की शाखा के रूप में, इसका नाम देने के रूप में ये जुड़ा है। और ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने विकास में 3 अवस्थाओं से गुजरने पर विवश होती है। ज्ञान की कोई भी हो, किसी प्रकार का ज्ञान हो, या तो कल्पित होगा, या दार्शनिक हो, या वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होगा। ठीक, तो यह बातें हैं। प्रत्यक्षवाद एम्पेरिसिज्म है, कहीं न कहीं इंद्रियानुभूति ज्ञान है, उससे जुड़ा है। तो उसको प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। साइंस की एक बहुत ही विशिष्ट पैराडाइम है, साइकोलॉजी की, सोशल बिहेवियरल साइंसेस का एक अति विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण पैराडाइम है, अति महत्वपूर्ण ज्ञान की रूपावली, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद। पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट एम्पेरिसिज्म क्या है? इज ए मेटाफिजिकल थ्योरी दैट critics and amends positivism and has impacted theories and practices across philosophy, social sciences, various modern or scientific inquiry. While positivists emphasize independence between the researchers and their searched person, positivists क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, किसमें? रिसर्च और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो पोस्ट पॉजिटिव आर्ग्यू दैट द थ्योरी, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड नॉलेज एंड वैल्यू ऑफ द रिसर्चर कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज ऑब्जर्व। पॉजिटिविज्म वादी कहते हैं, उससे अलग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, रिसर्च और रिसर्च ऑब्जेक्ट को। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड नॉलेज, वैल्यू ऑफ द रिसर्चर कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज ऑब्जर्व, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा पोस्ट पॉजिटिविज्म वादियों का मानना है, उत्तर प्रत्यक्षवादियों का मानना है। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट pursue objectivity by recognizing the possible effects of biases, while positivism emphasizes quantitative methods. तो बायोजेज की बात करते हैं कि भाई पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ बायोजेज को नहीं नकारते। उत्तर प्रत्यक्षवाद आया, पॉजिटिविज्म की बात, उत्तर प्रत्यक्षवादी आए, उन्होंने कहा कि बायोजेज हो सकते हैं, इनका इफेक्ट हो सकता है। और पॉजिटिविज्म ने क्या एम्फेसाइज किया? क्वांटिटेबल मेथड्स की बात की। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कंसिडर बोथ quantitative and qualitative methods to be valid approaches. इन्होंने क्वांटिटेटिव की बात की पॉजिटिविस्ट ने, जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट आए हैं उन्होंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की ही महत्ता की बात की। क्यों? प्रत्यक्षवाद से ही जुड़ा। उत्तर प्रत्यक्षवाद ऑब्जेक्ट, उन्होंने कहा कि बायोजेस हो सकते हैं, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स को इन्होंने इंक्लूड किया। यह इनकी विशिष्ट बात है। और उसके बाद आता है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्रिटिकल पैराडाइम क्या है। तो क्रिटिकल पैराडाइम इज ए पैराडाइम इन सोशल साइंस रिसर्च फोकस ऑन पावर, इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज। इस पर फोकस्ड है, पावर में, इनइक्वालिटी और सोशल चेंज। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की खास बात है। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एम्फसाइज ऑन पावर, इनइक्वालिटी और सोशल चेंज, 3 बातें इसके मुख्य हैं। विद assumptions that the social science can never be truly value free and should be conducted with the express goal of social change in mind. और क्रिटिकल साइकोलॉजी क्या है? क्रिटिकल साइकोलॉजी इज ए पर्सपेक्टिव, ये क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव आप अध्ययन करेंगे तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे ही। क्रिटिकल पैराडाइम के रूप में आएगा ये कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल साइकोलॉजी के रूप में आएगा, क्रिटिकल थ्योरी के रूप में आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों ही कॉन्सेप्ट को ये छोटा सा ब्रीफिंग किया हुआ है। ये philosophy, the critical psychology is perspective of psychology that draws extensively on critical theory. Critical psychology challenges mainstream psychology and attempts to apply psychological understanding in more progressive way, often looking towards social change as a means of preventing and treating psychopathology. So critical psychology challenges mainstream psychology. mainstream psychology चैलेंज करता है, attempts to apply the psychology understanding more progressive एज में अंडरस्टैंड करता है, सोशल चेंज में देखता है। भाई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ही चेंज को लेके है, 3 चीज को लेके है, पावर, इनइक्वालिटी और सोशल चेंज को लेके है। तो जो साइकोलॉजी के जो क्रिटिकल साइकोलॉजी पार्ट है वह क्या किस ओर अपना लुक करता है? वह करता है कि लुकिंग टुवर्ड सोशल चेंज एज ए मींस ऑफ प्रिवेंटिंग ट्रीटिंग साइकोपैथोलॉजी, सोशल चेंज के ऊपर बात करता है, साइकोपैथोलॉजी के ऊपर खासकर से। तो क्रिटिकल थ्योरी क्या है?
क्रिटिकल थ्योरी इसको कहते हैं। इज एन अप्रोच, तो यहाँ पर हमने बात कर ली, ठीक। और क्रिटिकल साइकोलॉजी की और क्रिटिकल थ्योरी की। तो क्रिटिकल थ्योरी है, क्रिटिकल थ्योरी की इज एन अप्रोच टू social philosophy that focuses on reflective assessment and critique of society and culture in order to reveal and challenge power structures. With origins in sociology and literary criticism, it argues that social problems are influenced and created more by societal structures and cultural assumptions than by individual and psychological factors. Maintaining that ideology is the principal obstacle to human liberation, critical theory was established as a school of thought primarily by the Frankfurt School theorist Herbert मार्क्यूस हैं, थियोडोर एडोर्नो है, वॉल्टर बेंजामिन है, एरिक फ्रॉम है और मैक्स हॉकमेयर हैं। ये क्रिटिकल थ्योरी के ये विद्वान रहे हैं, इससे जुड़े हुए विद्वान रहे हैं। और हॉर्किमर जो थे उन्होंने वर्णन किया कि थ्योरी एज क्रिटिकल इन सो फार एज इट सीक्स टू लिबरेट ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस दैट एनस्लेव देम। वो लिबरेशन की बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी वो सोशल चेंज से ही जुड़ी है बात है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो साइकोलॉजी का है मेन फोकस है कि पावर में इनइक्वालिटी और सोशल चेंज से जुड़ा हुआ है। तो साइकोलॉजी की बात कहें या क्रिटिकल साइकोलॉजी कहें, क्रिटिकल पैराडाइम कहें, इनमें मेन जो कॉमन बात है वो सोशल चेंज ही है। बात करें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, कंस्ट्रक्शनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ये दो कंसेप्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है इससे। और इसको जब भी आप पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म सामाजिक रचनावाद, उसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड भी इससे मिलता जुलता है, उसको भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म जो है ये थ्योरी ऑफ नॉलेज इन सोशियोलॉजी एंड communication theory that examines the development of jointly constructed understanding of the world that form the basis for shared assumptions about reality। किससे जुड़ा है, किस चीज का एग्जामाइन करता है यह कॉन्सेप्ट, यह जो पैराडाइम है वो एग्जामाइन करता है डेवलपमेंट ऑफ जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड that form the basis of shared assumptions। वो कहते हैं कि बस शेयर assumptions of reality, आपस में जो शेयर्ड assumptions है, शेयर्ड जो बातें हैं, शेयर्ड जो धारणाएं हैं, उनके ऊपर बात करता है सामाजिक रचनावाद, ठीक है। The theory centers on the notion that meanings are developed in coordination with others rather than separately within each individual. Social constructs can be different based on the society and the events surrounding the time period in which they exist. As an example of a social construct is a money or the concept of currency, as people in society have agreed to give importance value। ठीक है, भी एक मनी भी एक उसका उदाहरण है कि भाई जैसे हमने पैसे को वैल्यू दे दी, भाई कागज को हम मानेंगे 100 रुपये मानेंगे या 500 मानेंगे, 2000 मानेंगे। अगर यह सामाजिक रचनावाद न हो, सोशल कंस्ट्रक्ट का भाव न हो, एजाम्सन ना हो, शेयर्ड एजाम्सन्स ना हो इसमें, तो क्या कागज है। तो इसलिए सोशल कंस्ट्रक्ट का जो पैराडाइम है, जो इसका विषय है, जो कॉन्सेप्ट है, इस बात से हमको इजीली समझ सकते हैं। अनदर एग्जांपल करें सोशल कंस्ट्रक्शन की, तो हाउएवर कंट्रोवर्शियल एंड हॉटली डिबेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक, चार्ल्स कूली स्टेटेड बेस्ड ऑन हिज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्लेमिंग आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम, I am not who I think I am, I am who I think you think I am। ठीक, तो ये भी सोशल कंस्ट्रक्ट का एग्जाम है, कंस्ट्रक्शनिज्म का एग्जाम है, एग्जाम्पल है कि शेयर्ड एजाम्पशंस की बात है। किसी भाई मैं वो नहीं हूं कि जो मैं सोचता हूं। ठीक, उन्होंने कहा आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। I am who I think you think I am। मैं वह हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं वो हूं जैसा आप सोचते हैं मेरे बारे में। तो यह भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्शनिज्म का एग्जाम्पल है, एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है, ठीक है। तो this article is the view that people in society construct idea or concept that may not exist without the existence of people or language to validate those concepts. और social constructivism क्या है? Is a sociological theory of knowledge according to which human development is socially situated है human development, and knowledge constructed through interaction with each other. और जो नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपस में इंटरेक्शन से होता है, डेवलप होता है। और सोशल कंस्ट्रक्टिव स्टेट दैट द पीपल who work together to construct artifacts, while social constructionism focuses on the artifacts that are created through the social interaction. और social contact क्या करता है? Focus on individual learning that takes place because of his or her interaction in a group. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या करता है? किस बात पे फोकस करता है कि ऑन आर्टिफैक्ट्स दैट आर क्रिएटेड थ्रू द सोशल इंटरेक्शन से जो फैक्ट्स होते हैं डेवलप या जो बात निकल के आती है वो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म से जुड़ा है। इंटरेक्शन, आपसी इंटरेक्शन से, किसी ग्रुप के आपसी इंटरेक्शन से जुड़ा है, डायरेक्शन से जुड़ा है। और सोशल कंस्ट्रक्टिव जुड़ा है इंडिविजुअल्स लर्निंग दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हिज और इंटरेक्शन। भाई इंडिविजुअल लर्निंग से जुड़ा है, व्यक्ति विशेष के लर्निंग से जुड़ा है। तो यहाँ ग्रुप की बात है और यहाँ इंडिविजुअल की बात है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो थ्योरी और नॉलेज अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन डेवलपमेंट इज सिचुएटेड नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन विद अदर्स। इनका कहना है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का कहना है कि भाई जो भी हम चीज़ सीखते हैं या जो भी रियलिटी है, एजम्पशंस है, आपस में शेयर्ड है, ग्रुप में जो इंटरेक्शन होते हैं उनसे होता है। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वही मानता है कोई व्यक्ति अगर कोई सीखता है, व्यक्ति विशेष की बात है, वो किसी ग्रुप में या अपने ग्रुप में वो सीखता है या सीखती है इंटरेक्शन से। यहाँ पर व्यक्ति विशेष की प्रधानता है, वहाँ यहाँ एक ग्रुप के रूप में इसको समझाया गया है। अब उसमें जुड़े ही कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म जुड़ी हुई बात है, इसलिए अलग से इसमें लिख दिया क्योंकि समझने में और ऐसा दिमाग में कुछ ऐसा भ्रम पैदा ना हो। वैसे जो सिलेबस में सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ही है, सामाजिक रचनावाद ही है। बात करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी, अस्तित्व पर घटना विज्ञान जो है फिनोमेनोलॉजी है, वो ग्रीक वर्ड है दैट विच अपीयर्स एंड लोगोज स्टडी। जो फिनोमेनन का मतलब होता है, फेनोमेनन का दैट विच अपीयर्स, जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, और स्टडी उसका अध्ययन है। ये फिलोसफिकल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस। एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट इट इज फाउंडेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century by Edmund Husserl and was later expanded upon by a circle of his followers at the universities of Göttingen, Munich in Germany. It then spread to France, the United States, and elsewhere, often in contexts far removed from the Husserl's early work. Phenomenological psychology क्या है? तीनों ही बातों का मैंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इसमें से जुड़ी जो सारी बातें एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी से जुड़ी, फिनोमेनोलॉजी क्या है जैसा कि हमने जान लिया, दैट विच अपीयर्स, उसका अध्ययन है, जो अपीयर होता है उसका अध्ययन है, फिनोमेनोलॉजी है। और फिनोमेनोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है भाई, घटना परक मनोविज्ञान क्या है। तो इन फिनोमेनोलॉजी ए डिसिप्लिन फॉर्मिंग ए ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। ऐसी फिनोमेनोलॉजी जिसमें साइकोलॉजी और फिलोसफी का ब्रिज हो, उसका संबंध देखा जाता है, वह फिनोमेनोलॉजिकल साइकोलॉजी है। इट इज वन ऑफ द रीजनल ontologies or studies of the kind of fundamental being that is concerned with what it means to experience a certain thing, experience fear, and what the priori or essential and universally applicable structures of such an experience are. Existential phenomenological psychology is inspired by the philosophical tradition developed by thinkers such as Buber or
किरकीगार्ड, निस्से और हिडेगर, गैडामर और भी अन्य ऐसे ही विद्वान हैं, ब्यूअर हैं, सार्ट्री हैं, मार्शल हैं, लेविनियस हैं। एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी सीक्स टू डेवलप एन इन डेप्थ एम्बॉडीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका अध्ययन है एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी, इन डेप्थ एम्बॉडीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इन डेप्थ और एम्बॉडीड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इन डेप्थ अध्ययन है फिनोमेनोलॉजी, उसका अध्ययन करता है, उसकी खोज करता है। इट चैलेंजेस अप्रोचेज इन साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री दैट व्यू ह्यूमन बीइंग्स इन ए reductionistic manner. Progress distinguishes itself by using the philosophical tradition as a foundation of psychotherapy and growth, and as a source of insight into the richness and diversity of human psychological experience. तो ये तो एक एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी, अस्तित्व पर घटना विज्ञान की एक बात है। यह भी एक पैराडाइम का एक टाइप है, या एक ज्ञान रूपावली का एक टाइप है। अब जो लास्ट है जो सिलेबस में दिया हुआ है, कोऑपरेटिव इंक्वायरी की बात है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी यानी सहकारी जांच। आपस सह का मतलब है आपस में जिसमें दो या दो से अधिक लोग हैं, उसको सह या सहकारी होने से मतलब है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी है, आप उसमें संबंधित इंक्वायरी है, तो शाब्दिक अर्थ हम समझ सकते हैं। तो कोऑपरेटिव इंक्वायरी फैसिलिटेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड and helps in developing new and imaginative way of looking at different things. तो understanding of the world है, helps in developing new imaginative way of looking at the different things. In other words, it is the mode of functioning with people who have similar interest and concern. क्या है ये मोड ऑफ फंक्शनिंग? फंक्शनिंग का मोड है जिसमें पीपल जिसमें सिमिलर इंटरेस्ट है, सिमिलर कंसर्न्स हैं, वो आपस में मिलके काम करते हैं, आपस में जांच करते हैं किसी भी बात की, रिसर्च में कहें या किसी अन्य संदर्भ में उसको कहें। तो इट इज एन स्ट्रेटजी इन विच देयर आर को रिसर्चर who decision making and thinking contributes to generating idea, designing and managing the project and drawing conclusion from the experience. जिसमें को वर्कर को रिसर्चर का होता है, हेल्प होता है, जिसमें आपस में मिले जुले लोग होते हैं। तो कोऑपरेटिव इंक्वायरी सहकारी जांच मतलब लोग मिलके आपस में जांच कर रहे हैं, आपस में रिसर्च कर रहे हैं। तो इट समटाइम कॉल्ड द कोलैबोरेटिव इंक्वायरी। कोलैबोरेटिव इंक्वायरी भी इसको कहा जाता है। In cooperative inquiry, a group of people get together to investigate issues of concern or interest. Each member of the group provides idea and is part of activity that is being investigated. Each member has the right to decide the questions that are to be addressed in research. Therefore, each member has a contribution in the conclusion researched by the cooperative inquiry group. John Heron first proposed the concept of cooperative inquiry, which were later on expanded by Peter Regan to do research with people rather than on people, is the foremost idea of cooperative inquiry. It highlights that all co-researchers actively participate in the research decision. तो जो जॉन हेरोन है फर्स्ट प्रपोज किया उन्होंने इस कंसेप्ट का कोऑपरेटिव इंक्वायरी का, ये भी याद की जाने वाली बात है। और इसमें सह रिसर्चर्स होते हैं, वही कोऑपरेटिव इंक्वायरी से जुड़ी हुई बात है। जो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये हमारा जो पैराडाइम का जो ज्ञान रूपावली का, वो रिसर्च से ही यहाँ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में। या नॉलेज पैराडाइम की जो बात है, ज्ञान को खोजने से संबंधित ही बात है। ये भी एक पैराडाइम है, एक पहलू है, ज्ञान को खोजने का एक तरीका है जो कोऑपरेटिव इंक्वायरी की बात है। और भी जो जुड़ी हुई बातें थी, एम्पेरिसिज्म है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है, ये सारी बातें हैं। और जहाँ कोऑपरेटिव इंक्वायरी की बात है तो इसके जो है देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज दैट फॉर्म ए रिसर्च साइकिल इन कोऑपरेटिव इंक्वायरी। यहाँ पर 4 टाइप के नॉलेज हैं जो रिसर्च साइकिल फॉर्म करते हैं कोऑपरेटिव इंक्वायरी में। इसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल नोइंग होनी चाहिए, और एक्सपीरियंशियल नोइंग है, प्रोपोजिशनल नोइंग है, और प्रेजेंटेशनल नोइंग। तो प्रैक्टिकल नोइंग क्या है?
which includes the knowledge that we get from doing something and is expressed in terms of skill and competence. एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस से निकलता है ये बात. एक्सपीरियंशियल नॉइंग है विच इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट व्हेन वी हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद अदर पीपल. एक्सपीरियंशियल नॉइंग कहेंगे उसको. और प्रोपोजिशनल नॉइंग क्या है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स एंड इंक्लूड्स नॉइंग थ्रू आइडियाज एंड थ्योरी. और प्रेजेंटेशनल नॉइंग क्या है, विच इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉइंग in form of story, dance, movement, drawing and sculpture. ठीक. तो ये जो कोऑपरेटिव इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट है, ये ई पाठशाला करके आता है. गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ से लिया हुआ है. इसको और इसको कर सकते हैं वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को, कोऑपरेटिव इंक्वायरी को. तो ये तो नॉलेज पैराडाइम क्या है और उसका रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, रिसर्च के आधार पर क्या मीनिंग है, क्या उसके एलिमेंट्स है, उसकी बात थी. और रिसर्च पैराडाइम के क्या टाइप्स हैं या क्या रिसर्च पैराडाइम है जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में है, उसकी वो क्या रहे हैं, उनकी बातें थी. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में. पैराडाइमेटिक कंट्रोवर्सीज यानी कि रूपावली परक विवाद. तो जहाँ पैराडाइम की बात आती है, विभिन्न व्यूज की बात आती है, विभिन्न नजरियों की बात आती है, ज्ञान के या ज्ञान रूपावलियों की बात आती है, तो उनमें आपस में कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, आपस में उनके भेद भी होते हैं, विभेद भी होते हैं. तो क्या कन्फ्रंटेशंस हैं, क्या कंट्रोवर्सीज हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे. एक चार्ट आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे. बाकी डिटेल में बुक का मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो जो मोस्ट सुटेबल सोर्स है स्टडी है इसका, आप जो देखेंगे सर्च करेंगे तो पैराडाइमेटिक कंट्रोवर्सीज, कंट्राडिक्शंस एंड इमर्जिंग कॉन्फ्लुएंसेस करके आता है, रिविजिटेड. जो विद्वान है लिंकॉन और इनके साथी गुबा, इनके द्वारा लिखा हुआ है, उनके द्वारा रचित है, वहां से लिया गया है यह टेबल. The table showing basic beliefs, metaphysics of alternative inquiry paradigms. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रिसर्च एलिमेंट्स हैं उनको लिखे गए हैं, और नॉलेज जो पैराडाइम्स हैं, जो नॉलेज पैराडाइम के जो एलिमेंट्स हैं, जो उनके तत्व हैं, उनको यहाँ पर लिखा है. ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी को, और जो पैराडाइम के टाइप्स हैं उनको लिखा हुआ है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और क्रिटिकल थ्योरी. ठीक, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म यहाँ लिखा हुआ है. तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, उनका जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो या उनमें आपस में विभेद किस अर्थ में होता है या उनमें क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है. जैसे ऑन्टोलॉजी और पॉजिटिविज्म की बात करें तो नेव रियल रियलिटी बट एप्रीहेंडेबल, ये बात होती है. ठीक. और ऑन्टोलॉजी और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें, ठीक है, तो क्रिटिकल रियलिज्म होगा. ठीक. तो रियल रियलिटी बट ओनली imperfectly and probabilistically apprehendable. ठीक है. तो यह सब जो है यहाँ पर आप उसको और उस रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इनके क्या कॉमन फैक्टर्स हैं और क्या कंट्रोवर्सीज हैं, उसको एक टेबल के माध्यम से बताया गया है. मैं ज़्यादा डिटेल में तो उसको जाऊंगा नहीं, आप उसको बुक का मैंने रेफरेंस दिया है, इसको आप विजिट करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. और जहाँ दूसरे इसमें काफ़ी ऐसे टेबल्स हैं, स्टडी को जब आप पढ़ेंगे द सेज हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च में इनका ये छपा हुआ है, रिसर्च गुबा एटेल का. ठीक है. तो गुबा जो विद्वान है उनकी डेफिनेशन को इस रूप में रिसर्च पैराडाइम के रूप में ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, इनमें इनका अच्छा काम है. तो जो आइटम है और पैराडाइम के जो टाइप हैं या डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, जो वेस्टर्न पैराडाइम्स हैं उनकी बात है, उनमें क्या कॉमन पॉइंट्स हैं या पोजिशंस हैं, ठीक है, और क्या प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनकी बात है. आपस के इंटरेक्शन से, आपस के मेल जोल से क्या निकल के आता है वो भी यहाँ पर इस टेबल में दिखाया गया है. तो ये जो बुक है द सेज हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं इसको, तो आपको इजीली ये बुक मिल जाएगी. उसमें पूरा एक चैप्टर है डेंजिन एटेल का, डेंजिन एंड हिज कलीग्स,
कि पैराडाइमेटिक कंट्रोवर्सीज, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड इमर्जिंग कन्फ्लुएंसेस रिविजिटेड, इस चैप्टर का नाम है इनका। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, इसको डिटेल में देखें। और जो मुख्य बात इस लेक्चर से जुड़ी है, पैराडाइम की हमने बात की और पैराडाइम के एलिमेंट्स की बात की, पैराडाइम के जो डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट पैराडाइम्स हैं वेस्टर्न, उनकी बात की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोवर्सीज का मैंने आपको यहाँ टेबल दिखाया, या कॉमन फैक्टर्स की बात हमने की और उस बुक की बात की, उस रेफरेंस की बात की। तो जो आगे बढ़ते हैं, जो इंडियन पैराडाइम्स हैं या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो भारतीय मनोविज्ञान की या मनोविज्ञान के विकास में या मनोविज्ञान के खोज में, मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज में हेल्पफुल है या उसको डिफाइन करते हैं, उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम योग की बात करेंगे, बाकी भगवत गीता है, बुद्धिज्म है, सूफिज्म है, इंटीग्रल योगा, इसको तो हमने काफ़ी एलेबोरेटली डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 जो इस लेक्चर सीरीज का है यूनिट फर्स्ट का, उसमें आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 में, जिसमें ईस्टर्न थॉट की हमने बात की है और साइकोलॉजी इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की बात की। उसमें भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म, इंटीग्रल योगा को विस्तार से मैंने बताया है, उसमें डिस्कस किया। तो यहाँ पर मैं योग की बात करूँगा, योग क्योंकि यहाँ पर नया है, उसको हमने समझना यहाँ पर जरूरी है। तो जो इंडियन पैराडाइम है, वैसे तो इंडियन पैराडाइम की जहाँ बात आएगी, नॉलेज के जो अध्ययन करने के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं या मेन नज़रिए हैं या कहें कि मेन जो थ्योरी है, जो फंडामेंटल बात है, वो तो षड दर्शन कहते हैं, षड दर्शन के रूप में है। लेकिन यहाँ पर अब सिलेबस में जब योगा, भगवद गीता ये सब लिखे हैं तो इसकी हम बात करेंगे। वैसे तो भारतीय मनोविज्ञान षड दर्शन है, ठीक है, विशेष रूप से षड दर्शन के रूप में ही पैराडाइम्स को, इंडियन पैराडाइम, नॉलेज पैराडाइम है, उनको देखा पड़ा जाता है। तो योग शब्द, योग संस्कृत के शब्द युज से बना है। तो यहाँ क्योंकि सिलेबस में है तो इसको इस रूप में ही पढ़ेंगे, इसी रूप में पढ़ा जाना भी चाहिए, समझा भी जाना चाहिए। तो योग शब्द जो है, योग संस्कृत के युज से बना, युज मतलब युज से बना है, ठीक, युज धातु से बना है, इसका अर्थ एकजुट होना है या संगठित होना है। ठीक, योग मतलब जोड़, ठीक है। तो जोड़ है, किस चीज का जोड़ है, और उसको आत्मा परमात्मा का जोड़ कह लो, या ठीक है सद्गुणों का जोड़ कह लो, या बहुत सी बातों का जोड़ कह लो, ठीक है, तो मन वचन कर्म का जोड़ कह लो, ठीक। तो योग का अर्थ है, और योग चित्त वृत्ति निरोध, मृत्यु के चित्तों का निरोध भी योग ही होता है। तो योग के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग महर्षियों ने बताया है, उस रूप में समझाने का प्रयास किया है। उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और योग सूत्र ने योग शब्द का प्रयोग शरीर, इंद्रियों, दिमाग और बुद्धि को एकजुट और नियंत्रित करने के अर्थ में किया है। अब दिमाग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बुद्धि ही उसको लें। शरीर, इंद्रियों और बुद्धि को एकजुट करने में योग का उपयोग होता है। और पतंजलि ने योग 19 सूत्रों को एक संक्षिप्त रूप में संकलित किया है। योग के विभिन्न अंग हैं, तो योग के 8 अंग होते हैं, अष्टांग योग कहते हैं उनको। यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा होता है, ध्यान होता है और समाधि होता है। जैसे कि आजकल एक लेमन भाषा योग हो गई है, एक्सरसाइज करने को या कुछ जो आसन प्राणायाम करने को योग कह लेते हैं, बल्कि योग तो अष्टांग योग होते हैं, 8 उनके अंग हैं, उनसे मिलकर योग बनता है, जिसमें सामाजिक आचरण, सद्य शुद्ध आचरण भी योग है। नियम व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत सुधार, आसन वही ठीक है, प्राणायाम ठीक है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब योग के ही अंग है, ठीक है। तो और जो वेरियस डेफिनेशंस हैं उसकी बात करें तो योग उस रूप में ज्ञान के अध्ययन के रूप में, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान को खोजने के रूप में या नेचर ऑफ रियलिटी को खोजने के रूप में, तो योग है। योग चित्तियों का वृत्ति का निरोध है। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब आत्मा परमात्मा विषय ज्ञान से ही संबंधित है। योग या जो भी षड दर्शन है उनसे ही जुड़े हैं, ठीक है। सांख्य है, न्याय है, ये सब जो भी है, सब ज्ञान है, जो भी प्राकृतिक ज्ञान है या जब पराभौतिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं। सारे जो सिद्धांत हैं उसमें ऐसे योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग हमारा योग है,
वृत्तियों का, ठीक है, सद्गुणों का योग है। योग आत्मा परमात्मा का योग है। तो योग में उस रूप में इसको समझा जाता है। अब तो पतंजलि दर्शन के अनुसार योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। ठीक, ये तो पतंजलि के अनुसार हो गया। अब सांख्य वाले क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन में पुरुष प्रकृत्यो योगे भी योग विधीयते, अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वरूप में अवस्थित होना ही योग। ठीक है, प्रकृति और पुरुष को पृथक कर पुरुष का अपने मूल रूप में स्थापित होना ही योग है। ठीक, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो भौतिक प्रवृत्ति है, आउटवार्ड जो हमारा ओरिएंटेशन है, आउटवार्ड जो हमारा लगाव है बहुत भौतिक, उसको इन्वर्ट करना, ठीक, प्रकृति से हटा के आत्म विषयक में लाना कोई योग है, सांख्य कहते हैं ऐसा। तो विष्णु पुराण के अनुसार योग संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मा ने, अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, अलग अलग नजरिए हैं योग को लेकर, ठीक है ना। और भगवद गीता के अनुसार योग क्या है? सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख और सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना योग है। ठीक, समत्वम योग उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व होना है अर्जुन, समत्व रखो, समत्व करना ही योग है। तो सब असल अगर आप आएंगे, असल पैराडाइम की बात, पैराडाइम अब किस सेंस में है वो ठीक है, तो ग्रीक वर्ड आया उस रूप में उन्होंने पढ़ा समझा, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है, सिद्धांत है, जीवन निदर्शन है, दर्शन कहते हैं उसको दूसरे रूप में, उनको पैराडाइम कह रहे हैं उस रूप में। तो क्या पैराडाइम क्या है? ज्ञान को खोजने का एक तरीका है, ज्ञान को खोजने का एक व्यू है, व्यू पॉइंट है। तो यह इंडियन पैराडाइम है, योग है और है षड्दर्शन है, सभी पैराडाइम ही है। ठीक, तो भगवद गीता दोबारे कहते हैं तस्मात् धयोत योगा युज्य योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्तव्य कर्म बंधक न, तो इसलिए निष्काम भाव से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने का कौशल ही योग है। ठीक, आचार्य हरिभद्र कहते हैं कि मोखेण जोयणावो शवो विधम व्यवहारो जोगो, मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग। ठीक है, इनका अपना मत है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल चित्तैकता योग, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। तो ठीक है, योग के अर्थ में हम इसको समझ गए। इस रूप में जो जो व्यू पॉइंट्स है इसकी भी हमने बात कर ली। अष्टांग योग की हमने बात कर ली। इंडियन पैराडाइम ही है, साइकोलॉजिकल नॉलेज को लेके ही है। सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात इनके अंदर है। योग के सिद्धांतों में, षड्दर्शन में पर्सनालिटी की बात है, मेंटल हेल्थ की बात है, सारी ही बातें मनोविज्ञान से जुड़ी हैं, मनोविज्ञान से पृथक नहीं है, क्योंकि शरीर ही धर्म का साधन है, शरीर ही दर्शन का, शरीर ही मोक्ष का साधन है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को समता लाने के लिए भी मार्ग बताए हैं भारतीय दर्शन में। तो इसलिए योग भी मनोविज्ञान से ही जुड़ा एक दर्शन है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात है, अविद्या और विद्या की बात है, विज्ञान और आध्यात्मिकता। जैसा कि मैंने अभी कहा, आध्यात्मिकता और विज्ञान आपस में अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि जो विज्ञान भी है वो दर्शन से ही निकल के आता है, अध्यात्म से ही निकल के आता है विज्ञान भी। उसी को जो हम इंद्रियानुभूति जो भी अध्ययन है, उन बातों का अध्ययन करते हैं इंद्रियों के दायरे में, तो उसको विज्ञान कहते हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संबंध तो है। और जहाँ अविद्या और विद्या की बात है, तो अविद्या इज ए संस्कृत वर्ड हुज लिटरल मीनिंग इज इग्नोरेंस। अविद्या संस्कृत वर्ड, उसका मीनिंग क्या है? इग्नोरेंस, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनकरेक्ट नॉलेज, एंड इट इज द अपोजिट ऑफ विद्या। जो विद्या नहीं है, अविद्या है भाई।
नॉलेज नहीं है, अज्ञान है, मिसकंसेप्शंस हैं, इग्नोरेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलत ज्ञान है, ये सब अविद्या है। और भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो थे जगत गुरु, वो कहते थे कि माया ही अविद्या है। माया भास होना, माया से जनित जो ज्ञान है या माया है, वो अविद्या ही है। It is the used extensively in Hindu texts, including Upanishad and other Indian religions such as Buddhism, Jainism, particularly in the context of metaphysical reality. तो ठीक है, इसको हिंदू टेक्स्ट तो नहीं कह सकते, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बाकी हिंदू कह सकते हैं, जो कि जो मूल रूप में जो हमारा भारतीय दर्शन है वो बुद्धिज्म, जैनिज्म नहीं है, षड्दर्शन है, वेद है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सनातन पद्धति के मूल ग्रंथ ये हैं। लेकिन अब इस सिलेबस में है और इस रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो इसको भी हम वेलकम करते हैं। ठीक है, हिंदू रूप में या इंडियन टेक्स्ट के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। अविद्या शब्द का प्रयोग माया के अर्थ में होता है। जहाँ अविद्या की बात है, शंकराचार्य के दर्शन में इसको माया कहते हैं, या भ्रम एवं अज्ञान भी इससे पर्याय है। भ्रम होना, अज्ञान होना या अविद्या, माया, ये सब अविद्या ही है। ठीक है, तो भगवान शंकराचार्य इसको अविद्या के रूप में मानते हैं, माया को, या माया जनित जो ज्ञान है या भ्रम है या अज्ञान है, अविद्या ही है। और यह चेतना की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो मिथ्या होती है। सांसारिक जीव अहंकार अविद्याग्रस्त होने के कारण जगत को सत्य मान लेता है और अपने वास्तविक रूप भगवान का अनुभव नहीं कर पाता, ब्रह्म आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता, यह सत्य को अनेक रूपों में देखता है, मैं, तू, तेरा, ठीक है, इत्यादि भ्रम उसके अविद्या के कारण होता है। भ्रम, अविद्या भ्रम का कारण है। रस्सी में, जैसे शंकराचार्य कहते हैं, रस्सी में सर्प के आभास होना, यह भी अविद्या ही है, एक प्रकार का अविद्या का उदाहरण है। जैसे स्मृति छाया से प्रथम देखी वस्तु की स्मृति छाया को दूसरी वस्तु में आरोपित करना भ्रम या अध्यास है। रस्सी में सांप का ज्ञान भ्रम या अविद्या के कारण होता है। ठीक, तो अविद्या कहीं न कहीं भ्रम और अज्ञान, इसको अविद्या कहा गया है। अब यहाँ मनोविज्ञान में क्या संबंध है इसका, विज्ञान में क्या संबंध है, आध्यात्मिकता में क्या संबंध है, ये भी एक जानने का विषय है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की जहाँ बात है, साइंस की बात है, साइंटिफिक स्टडीज की बात है, वहाँ भी इसका रोल है। क्योंकि भ्रम से, अज्ञान से जनित जो ज्ञान होगा वो साइंस नहीं हो सकता, वह विज्ञान नहीं हो सकता, वह अध्यात्म नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ जानना भी जरूरी है। और विद्या क्या है, विद्या वास्तविक एवं भ्रम को ठीक ठीक जानना वेदांत में ज्ञान कहा गया है। वास्तविकता और भ्रम को अलग कर पाने की जो क्षमता है उसको विद्या कहा गया है। फलतः ब्रह्म और अविद्या का ज्ञान ही विद्या है, और जो विद्या नहीं है वह अविद्या है। जो माया जनित ज्ञान है, जो भ्रम जनित ज्ञान है, वह अविद्या है। ब्रह्म और अविद्या का ठीक ठीक ज्ञान होना, उसको विभेद करने की क्षमता, वो विद्या है। तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान ही मोक्ष का साधन माना है। अद्वैत वेदांत क्या है, ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जब मैंने भगवद गीता के भाष्यों की बात की थी, शंकराचार्य के मत की बात की थी। अद्वैत वेदांत उन्हीं का ही मत है। तो मोक्ष का साधन विद्या को ही माना है इन्होंने। ठीक है, तो विद्या इस साधन का एक अनिवार्य अंग है। विद्या का मूल अर्थ है सत्य का ज्ञान, परमार्थ तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान। ठीक है, यह भी एक पैराडाइम ही है। विद्या, सत्य का ज्ञान होना, अविद्या और ब्रह्म में भेद करने की क्षमता होना। ठीक है, और ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। अतः अस्तु विद्या को विशिष्ट रूप से आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। विद्या के दो रूप हैं, एक तो अपरा विद्या है जो निम्न कोटि की विद्या है, सगुण ज्ञान से संबंध रखती है, सब मोक्ष नहीं प्राप्त होता। ठीक, अपरा विद्या है, निम्न कोटि की है, और दूसरा मोक्ष पद प्राप्त करने के बाद साधन परा विद्या, इसी को आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो विद्या और अविद्या क्या है, इसका तो शॉर्ट डिफरेंशिएशन था। और साइंस स्पिरिचुअलिटी का क्या संबंध है हम जानते ही हैं। ढेरों रिसर्च जर्नल्स हैं जो इनके ऊपर है, रिलीजन एंड हेल्थ है, बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस का, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का संबंध देखते हैं, धनात्मक संबंध पाते हैं। ठीक है, कई इसमें रिसर्च है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इन्हीं कॉन्सेप्ट से निकला हुआ एक विषय है। मनोविज्ञान का जो लेटेस्ट
विषय है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाने वाला विषय है। अब बात करते हैं कि द प्राइमरी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में आत्मज्ञान की उत्कृष्टता, या कहें कि आत्मज्ञान की उत्कृष्टता मनोविज्ञान में। ठीक है, तो सेल्फ नॉलेज की क्या आवश्यकता है, आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है मनोविज्ञान में, और मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट्स का इनके साथ क्या संबंध है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स विकिपीडिया में है, उसमें सारे ही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का और सेल्फ नॉलेज का संबंध बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ इंट्रोडक्टरी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया। तो सेल्फ नॉलेज इज ए term used in Indian in psychology to describe the information that an individual draws upon when finding an answer to the question, what am I like, मैं किसकी तरह हूँ। ठीक, तो सेल्फ नॉलेज उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ नॉलेज मतलब आत्मज्ञान, अपना ज्ञान होना, मनोविज्ञान में सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे। तो while seeking to develop the answer to this question, self knowledge requires ongoing self awareness and self consciousness, which is not to be confused with consciousness. Young infants and chimpanzees display some of the traits of self awareness and agency, contingency, yet they are not considered as also having self consciousness. Self knowledge is a component of the self, or more accurately the self concept. So self knowledge is component of self, और more accurately self concept. सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है सेल्फ नॉलेज है। इट इज द नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड वंस प्रॉपर्टीज एंड द डिजायर टू सीक सच नॉलेज दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। इवन इफ दैट कॉन्सेप्ट इज फ्लॉड, द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज थॉट टू हैव थ्री प्राइमरी एस्पेक्ट्स। द कॉग्निटिव सेल्फ, सेल्फ कॉन्सेप्ट की जहां बात आती है तो थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें कॉग्निटिव सेल्फ है, द इफेक्टिव सेल्फ एंड द एग्जीक्यूटिव सेल्फ। तीन यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात है। तो सेल्फ नॉलेज की जहाँ बात है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इसके जो कंपोनेंट है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान में। और जो इन फिलोसॉफी सेल्फ नॉलेज स्टैंडर्डली refers to knowledge of one's own sensations, thoughts, beliefs and other mental state। और फिलोसॉफी की जहाँ बात करें सेल्फ नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ वंस ओन सेंसेशन, अपने ओन सेंसेशन का नॉलेज होना, थॉट्स का नॉलेज होना, बिलीव्स और मेंटल स्टेट का नॉलेज होना ही सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान। अपनी अपने सेंसेशन का, इंद्रियानों का अनुभव होना, उसका नॉलेज होना, अपने थॉट्स का नॉलेज होना, बिलीव्स और मेंटल स्टेट्स का नॉलेज होना आत्मज्ञान होता है। एटलीस्ट सिंस डेकार्टेज कहते हैं, सम फिलोसोफर्स हैड बिलीव्ड that our knowledge of our own mental state differs markedly from our knowledge of the external world। ठीक, हो सकता है अपना सेल्फ नॉलेज एक्सटर्नल नॉलेज से अलग हो, अपना जो हमारा मेंटल स्टेट है उससे अलग हो। where this includes our knowledge of others' thoughts, but there is the little agreement about what previously distinguishes self knowledge from knowledge in other realms। Partially because of this agreement, philosophers have endorsed competing accounts of how we acquire self-knowledge। These accounts have important consequences for a broad range of philosophical issues, especially issues in epistemology and philosophy of mind। तो सेल्फ नॉलेज को यहाँ दूसरे अर्थ में, सीधे अर्थ में बताया गया है कि यह नॉलेज है अपने ओन सेंसेशन का, थॉट का, बिलीफ का और मेंटल स्टेट। तो ग्रीक फिलोसॉफी में भी इस शब्द की बात हुई है, क्योंकि काफी पुराना कॉन्सेप्ट है सेल्फ नॉलेज का। सेल्फ की क्योंकि शब्द ही बहुत पुराना है, मनोविज्ञान का वर्तमान में इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। तो उस समय डेकार्टे के टाइम से भी रहा है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, उन्होंने भी इसके ऊपर अध्ययन किया। तो मनोविज्ञान में इसकी क्या महत्ता है, क्या उत्कृष्टता है, हम इसको समझ सकते हैं इजीली सेल्फ नॉलेज की, सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ नॉलेज से लेकर सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट तक मनोविज्ञान में इसका रोल है, मनोविज्ञान में इसकी महत्ता है। अब आगे बढ़ते हैं कि डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज में क्या विभेदनशीलता है, क्या अंतर है, उसकी बात करें अगर, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेल्फ नॉलेज compared to knowledge in other domains। Self knowledge is thought to differ from other sort of knowledge in
one or more of the following ways. But the knowledge in other domains, self-knowledge is thought to differ from other sort of knowledge in one or more of the following ways. कैसे दूसरे नॉलेज से डिफर करता है सेल्फ नॉलेज, वह कौन से रास्ते हैं उनकी बात करें तो सेल्फ नॉलेज स्पेशली सिक्योर एपिस्टेमिकली, सेल्फ नॉलेज सिक्योर है, एपिस्टेमिकली सिक्योर है, ठीक है। सेल्फ नॉलेज इज sometimes acquired by use of the exclusively first personal method. Self-knowledge is special because of the distinctive agential relation one bears to one's own mental states. और क्या, one's pronouncements about one's own mental state carry special authority of presumptions of truth. तो फॉर डिटेल स्टडी के लिए सेल्फ नॉलेज के और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको और समझने के लिए, जैसा कि मैंने आप कहा, यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं, विकीपीडिया को आप विजिट करें, सेल्फ नॉलेज साइकोलॉजी करके हेडिंग है, उसमें आपको पूरा ही सेल्फ नॉलेज का साइकोलॉजी के साथ संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं समझी कि भाई किस कॉन्सेप्ट से इसका क्या संबंध है, सेल्फ नॉलेज का या सेल्फ कॉन्सेप्ट का, इसलिए आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। अब बाकी बात करें कि जो इसके स्टडी मटेरियल है जो मैंने पार्ट 3 के लिए लिया हुआ है, जिससे हेल्प ली है या सजेस्टेड मटेरियल है, जो बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उसमें futurelearn.com है, एक वेबसाइट है, उससे मैंने कुछ स्टडीज साइट की हुई हैं और विकीपीडिया से लिया हुआ है क्योंकि एक नॉलेज का अच्छा सोर्स है, और द सेज हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसको आप ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री पीडीएफ में। तो इन 3 से मैंने लिया है और ये सजेस्टेड है कि आप ये बुक सेज हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इसको डाउनलोड करें, इसमें चैप्टर है वाला आप पढ़ें उसको, कंट्रोवर्सीज के लिए और भी पैराडाइम्स के लिए, उनके अध्ययन के लिए इस बुक को आप पढ़ें। तो ये तो आपका यूनिट 1 पूरा हो गया, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के आविर्भाव का। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए और रिसर्च और एकेडमिक्स से रिलेटेड नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।